हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कहाँ तक जर्नल एंट्री देखा। उसके बाद में हमने लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे होता है वो देखा। सब्सिडरी बुक क्या होता है, प्राइमरी बुक क्या होता है, वो सारा चीज़ें देखी। अब आज जो हम शुरू करेंगे अपने कैश बुक से कि कैश बुक क्या होता है। ये कैश बुक देखेंगे, फिर ये कैश बुक कंप्लीट होगा तो उसके बाद में ये देखेंगे हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री देखेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखेंगे। शायद इतना ही देख पाएंगे आज की क्लास में, पर चलो मान लेते हैं कि आगे और देखते हैं। तो उस केस में क्लोजिंग एंट्री भी देख लेंगे, इससे आगे तो पक्का ही नहीं जा पाएंगे। तो शुरू करें हम कैश बुक। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कैश बुक का। कैश का मतलब क्या है? टाइम ये आ गया। कैश बुक का मतलब क्या है? रोकड़ा। कैश बुक का मतलब क्या है? रोकड़ा। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसका हिसाब किताब। ये एक सब्सिडरी बुक है और उसके साथ साथ ये एक प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है? जो लेजर होता है वो प्रिंसिपल बुक होती है। अब समझिएगा, ये सब्सिडरी बुक बी क्यों है और प्रिंसिपल बुक बी क्यों है। जैसे परचेज वाली बुक तो वो थी जो सब्सिडरी थी, वो प्रिंसिपल बुक तो नहीं थी। और ये जो है वो सब्सिडरी और प्रिंसिपल दोनों क्या है, समझिएगा। परचेज जो है वो अकाउंट के एक साइड का, परचेज बुक जो अकाउंट के एक साइड को लिखता है। मतलब क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाले सारे सारे लिख रहा है। जबकि कैश बुक जो है वो पैसा आ रहा है उसको भी लिख रहा है, पैसा जा रहा है उसको भी लिख रहा है। तो उस केस के अंदर ये दोनों साइड मेंटेन करता है। तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा? लेजर के जैसा होगा। जैसा लेजर अकाउंट बनते हैं वैसा वैसा होगा। तो उस वजह से इसे प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक दोनों ही कहा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल अकाउंट होगा जिसके अंदर क्या करेंगे, कैश का अकाउंट होगा। अब वो तीन तरीके से बना सकते हैं, या तो एकदम सिंपल जिसके अंदर सिर्फ कैश का ही अकाउंट हो। एक हो सकता है कि कैश के साथ आप डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड कर दें, और एक हो सकता है कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों का जो है वो कॉलम बना दें। क्लियर है? कैश बुक है सब्सिडी एंड प्रिंसिपल बुक। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। काइंड ऑफ कैश बुक जो कितने तरीके की हो सकती है? सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक। ये ऐसा एक कैश अकाउंट होगा। अपन ने देख लिया है लेजर किस तरीके से तैयार किया जाता है। कैश अकाउंट जब भी पैसा आएगा, ये इस साइड डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। एंट्री कैसे पढ़ोगे? जैसे ही पैसा आया तो आप क्या कहोगे? कैश अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है वो कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए राम से आ रहा है तो टू राम अकाउंट। समझ पा रहे बात? जितना भी आया श्याम को दिया तो श्याम अकाउंट डेबिट बाय श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। समझ पा रहे बात? ये जो है ऊपर जो लिखा है वो क्या कर रहा है? एंट्री को पूरी कर रहा है। ये बाय श्याम, और इस तरीके से इसका बैलेंस वगैरह बनाया जाएगा। और सारा का सारा बैलेंस कैसे होता है वो सारा का सारा हमने लेजर के अंदर देख लिया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल कैश बुक जो वो किस तरीके की बनती है। नॉर्मल कैश अकाउंट होगा जैसा लेजर के अंदर होता है वैसा वैसा। टू कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होगा? दो कॉलम होंगे। एक तो होगा कैश के लिए, एक तो हो गया कैश के लिए, और एक हो गया डिस्काउंट। एक हो गया कैश के लिए और एक हो गया डिस्काउंट। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाएगा, कैश के कॉलम का बैलेंस निकाला जाएगा, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। सर ऐसा का है? डिस्काउंट ने ऐसा क्या गुना कर दिया? समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। डिस्काउंट जो है वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड अलग है और डिस्काउंट पेड जो वो अलग है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमें डिस्काउंट मिला। जैसे हमने कहीं से माल खरीद के लेके आए थे और सप्लायर ने कहा कि भाई साहब पेमेंट कर दो और हम आपको 2% छूट दे देंगे, पैसा कम दे देना लेकिन पैसा दो। ठीक है, तो वो हो गया कैश डिस्काउंट। क्लियर? ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। और एक होता है डिस्काउंट पेड। हमने हमारे कस्टमर को दिया कि भाई साहब पैसा दे दो जल्दी, थोड़ा जल्दी पैसा दे दो और हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ये क्या है? डिस्काउंट पेड। अब ये दोनों हैं जो आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि डिस्काउंट पेड जो है वो अलग खर्चा है, अलग खर्चे का अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो अलग इनकम का अकाउंट है। ये दोनों आपस में यहाँ एडजस्ट नहीं होंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों मिलेंगे P&L के अंदर। समझ पा रहे बात? तो यहाँ इनको आपस में एडजस्ट करके बैलेंस नहीं करना है, समझिएगा। जैसे ये कैश अकाउंट है,
डेबिट और क्रेडिट। मान लीजिए एक एंट्री है जो राम से पैसा मिला, राम से मांग रहे थे 10,000 रुपये, उसको कहा कि तू 9,500 दे दे और बाकी का क्या कर दे, डिस्काउंट ले लो। कितने का? 500 रुपये का। बाकी का क्या कर लो, डिस्काउंट ले लो। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम अकाउंट कितने से? 9,500 से। सर डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट का कॉलम बना है, मतलब ये क्या है, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट साथ में, ऊपर लिखा नहीं गया लेकिन है ये डिस्काउंट अकाउंट भी साथ में। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितना, 500 रुपये। समझ पा रहे बात? देखिए अगर आपको इस एंट्री में दिक्कत आती है ना, तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कितना, 9,500 और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम 500 रुपये। क्लियर है? और ये इस तरीके से आप आपस में एडजस्ट होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, जबकि ऊपर डिस्काउंट नाम नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कैश बुक ही लिखा जाता है। क्लियर है? ये जो है ये आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया है, ये क्या डिस्काउंट दिया है। तो इस साइड में क्या लिखा गया, जो एक्सपेंस है वो, समझ पा रहे हो बात, जो डिस्काउंट गिवन है वो, जो डिस्काउंट आपने दिया है वो। और इस साइड कौन सा आएगा डिस्काउंट, सर इस साइड आएगा डिस्काउंट जो आपकी इनकम है, जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। लाइक सर कैसे, जैसे आपने राम को 10,000 देना था, जबकि कैश दिया आपने 9,500 और डिस्काउंट दे दिया उसने आगे वाले ने आपको 500 रुपये का। तो आप क्या कहोगे, बाय राम अकाउंट, 9,500 का तो कैश और 500 रुपये का डिस्काउंट। क्लियर है? क्या कन्फ्यूजन होगा क्या इसमें? नहीं। अब इन दोनों को आपस में एडजस्ट करके बैलेंस क्यों नहीं निकाला जाएगा, इसका बैलेंस इस वजह से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये एक्सपेंस के बारे में, ये इनकम का अकाउंट, ये दोनों अकाउंट अलग है। जरूर ये साथ में लिखे गए, इस कैश बुक में साथ में लिखे गए इस साइड और इस साइड, लेकिन ये दोनों अकाउंट जो वो अलग है। समझिएगा, समझ पा रहे हैं? एक रेंट रिसीव है और एक रेंट पेड है, क्या दोनों को एडजस्ट करके सीधा ट्रेडिंग एंड पीएनएल ले जा सकते हैं क्या? नामुमकिन, ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। जो डिस्काउंट रेंट रिसीव है वो भी जाएगा और रेंट जो पेड है वो भी जाएगा, और पीएनएल जब वो कहेगा कि मैं बैठा हूँ ना या मैच करके आपको प्रॉफिट और लॉस देने के लिए, तुम साला पहले से ही लड़ा के तुम नेट बैलेंस आ रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा, फिर मेरा क्या मतलब। तो पीएनएल जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनता है। अगर कोई पूछे कि पीएनएल जो किसके हिसाब से बनता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ। पीएनएल बना ही किसके लिए, वो जोड़े बनाने के लिए बना है, वो ऊपर वाला है, वो जोड़े बना रहा है, वो एडजस्ट करके नेट बैलेंस वो बताएगा। तुम पहले से लड़ा के मत जाओ बैलेंस। कैश ने कहा अच्छा फिर हम नहीं जाएं, उन्होंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है, तुम सीधा कहाँ जाओगे, बैलेंस शीट में जाओगे, तुम पीएनएल में आते ही नहीं हो, तुम्हें मैचिंग कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना, तुम तो एज ऑन डेट आओगे, उस दिन तुम कितना हो उतना बताना है। तुम आपस में करके बैलेंस निकाल दो, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बीच में इस मामले में पढ़ो मत। ये जो है हम बात कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की, और ये अलग इनकम है, ये अलग एक्सपेंडिचर, तो ये आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, दोनों जाएंगे वहाँ पर, इन दोनों से पीएनएल जो नेट बैलेंस निकालेगा, बाकी के इनकम भी जोड़ेगा, बाकी के एक्सपेंस भी जोड़ेगा। तो टू कॉलम में क्या होगा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक जो टोटल होगा उनका बैलेंस नहीं निकाला जाएगा, देयर बैलेंस एंटर इन डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेड इन लेजन। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट पेड का अकाउंट जो होगा उसके अंदर लिखा जाएगा और वहाँ से पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है सर। थ्री कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर क्या है, एक बैंक अकाउंट का कॉलम भी होता है। अगर आपके बैंक अकाउंट दो है तो दो बैंक अकाउंट के कॉलम भी हो सकते हैं, तो चार कॉलम की भी बन सकती है, वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए एंट्री कैसे होगी, सीधा सा बात है, वही सेम ही कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। क्लियर है? तो बैंक जो है उसको एक अलग आदमी मान लीजिए, आपने राम को पैसा दिया था, आप क्या एंट्री करोगे, डेबिट द रिसीवर राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक को पैसा दिया था, आप क्या कहोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और विड्रॉ किया तो कैश आ रहा है, राम से आता है तो क्या करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक से आ रहा है तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। सर इसकी ना हमें उसमें दिक्कत आती है, कहाँ सर, अकाउंट के अंदर लिखने में। अरे भैया क्या दिक्कत आएगी, ये लिखा कैश अकाउंट, जैसे बैंक से पैसा रिसीव हुआ,
बैंक से पैसा रिसीव हुआ, तो आपने क्या एंट्री की। अब यहाँ पर समझिएगा, ये मान लीजिए लिखा हुआ है बैंक, बैंक, और ये लिखा हुआ है कैश और कैश। देखिए ये ऊपर जो है वो लिखा जरूर कैश है, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखा है इसने, कैश और बैंक दोनों। अब ये जो कॉलम है, ये बैंक वाला जो है, देखिए बैंक वाला जो है वो क्या अकाउंट देख रहा है, इतना अकाउंट देख रहा है। बैंक वाला जो है वो ये इतना अकाउंट देख रहा है। बैंक वाला खुद को देखेगा क्या, नहीं। बैंक वाला किसको देख रहा है, कैश को देख रहा है। और कैश वाला किसको देख रहा है, बैंक को देख रहा है। भाई हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो देखेंगे ना। हाँ आज के टाइम में लीगल हो चुका है, लेकिन नॉर्मली ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। देखिएगा, अब समझिए, अब समझिएगा भाई, यहाँ पर एंट्री क्या लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो 5,000 से लिखी हुई है। तो ये बैंक अकाउंट क्या कहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये कहाँ पर लिखेगा, कैश वाले कॉलम में लिखेगा क्या, नहीं, ये बैंक का जो खुद का खाता है। बैंक का खाता कौन सा है, ये खुद का खाता ये है। समझ पा रहे बात, एंट्री इसके अगेंस्ट में कर रहा है, लेकिन खाता इसका खुद का कौन सा है, ये है। तो ये कह रहा है कि मेरे अंदर कितने आए हैं भाई, 5,000 रुपये आए हैं कैश के। क्लियर है। और वैसा का वैसा यहाँ पर बात करें, देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन होगा। एक बार तो मैं इसको पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ, फिर आपको लास्ट में इसका एकदम शॉर्टकट भी बता दूंगा, तो आप चिंता नहीं करें। और कैश जो है वो क्या कहेगा, कैश क्या कहेगा, मुझे पैसा मिला बाय बैंक। तो ये सॉरी गया है, बैंक के अंदर गया बाय बैंक। और ये बैंक के अंदर नहीं लिख के कहाँ लिखेगा, कैश के अंदर। ये कह रहा है कि मेरे से गया, ये कैश का अकाउंट जो वो ये है। अब समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और आपको एलोबरेट कर लेता हूँ। ये एक्चुअली जैसे कैश अकाउंट होता है और ये बैंक अकाउंट होता है। ये कैश अकाउंट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, कैश। ये कैश के लिए लिखा होता, और ये कैश के लिए लिखा होता, बैंक का होता, तो ये बैंक लिखा होता। क्लियर है, कॉलम बैंक को रिप्रेजेंट करता। यहाँ एंट्री अगर अलग अलग करते तो क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश वाले में क्या करते, बाय बैंक कितने से, 5,000 से। और बैंक वाले में क्या करते, टू कैश कितने का, 5,000 का। बस यही तो कर रहे हैं। देखिए कैश वाले में बाय बैंक लिखा, कैश वाले में बाय बैंक लिखा, बैंक वाले में टू कैश लिखा, बैंक वाले में टू कैश लिखा। क्लियर। और भी ज़्यादा अगर आपको आसान करना हो एग्जाम के अंदर, जैसे बहुत कम टाइम और बहुत आसानी से करना हो, सीधा तो एंट्री क्या कर दीजिए, जो एंट्री है वो लिख दीजिए। ऊपर ये कैश और बैंक दोनों लिखा हुआ, तो यहाँ तो बैंक भी आएगा और कैश भी आएगा, तो एंट्री तो बाय बैंक और टू कैश, जो ओरिजिनल एंट्री वो लिख दीजिए। यहाँ बैंक है तो कैश वाले में लिख दीजिए, यहाँ कैश है तो बैंक वाले में लिख दीजिए। जैसा आपको समझ आए उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ये कॉन्ट्रा एंट्री, वैसे इसमें दिक्कत बहुत कम कोई आती है फिर भी। अब उसके बाद में आता है पेटी कैश बुक और इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब देखिएगा, लाइक मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, हम तीनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, और उस केस के अंदर क्या होता है, क्लास पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, 12 बजा गई, ठक ठक, हम गए बाहर, और उन्होंने, हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा चाय का पैसा भाई साहब 200 रुपये, लाओ इधर दो। चलो एक दिन दिया, वापस आए, हमने कहा चलो शुरू करते हैं इम्प्रेस पेटी कैश सिस्टम, फिर बजा ठक ठक, सर 500 रुपये, किस बात के, सफाई के, ठीक है, दिया उसको, वापस आए, गेट बंद किया, पढ़ाना शुरू किया कि ये पेटी कैश बुक, फिर वापस ठक ठक, क्या हुआ, सर एसी रिपेयर कल करवाई तो उसके कुछ पैसे, क्या मैं कुछ काम कर पाएंगे क्या, नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, अब मेन कैशियर जो, उसके पास अगर ये सारी चीजें आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, तो वो कुछ भी काम कर पाएगा क्या, नहीं, वो बेचारा काम क्या करे, वो तो इन झंझटों में पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि एक अलग से आदमी रखो, उसको कहो कि छोटे मोटे जो भी है वो सारों का पेमेंट तुम करो, ताकि मेन कैशियर जो वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए, मेन कैशियर जो वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। ये पेटी कैश बुक का सिस्टम। इन द पेटी कैश बुक एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम जो देखिए, अब इसमें ऐसा होगा, इस साइड में टू बैलेंस और जो भी कैश आया वो लिख दिया। उसके बाद में ये अलग अलग हेड होगा, कैरेज का, जैसे कैरेज इनवर्ड का, और सफाई का, पानी वाले का, और लाइट बिल का, जैसे जो भी है छोटे मोटे जो भी ये इतने। फिर ये साइड बाय साइड में जिस जिसको जहाँ जहाँ पेमेंट कर रहा है वो लिखता जाएगा, और लास्ट में पेटी कैश का बैलेंस जो है वो बता देगा। फिर वापस नए साल के अंदर
फिर शुरू में पैसा दे दिया जाएगा। मतलब जैसे उसको 10,000 रुपये दे दिया कि इस महीने तुझे ये छोटे मोटे खर्चे निपटाने। अब उसने निपटाए और लास्ट में 3,000 बचे, तो उस केस के अंदर नेक्स्ट महीने की 1 तारीख को अपन 7,000 उसे और दे देंगे। उसको कहेंगे ये ले 7,000 पकड़, और अपना काम धंधा चला। ठीक है सर। अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट और डेबिट कार्ड सेल्स, वैसे ये बहुत आसान सही है, लेकिन ये आज के टाइम में प्रचलन में इस वजह से हो सकता है कि पूछा जाए। जैसे इसमें क्या होता है, बैंक से जब भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से चार्ज पेमेंट करते हैं ना, तो उस केस के अंदर 2% जो है वो ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। किसी का अलग भी लग सकता है, लेकिन नॉर्मली 2% लगता है। जैसे आप भी ऐप पे कुछ परचेज करते हैं तो उसमें से 2% जो वो टैक्स का चला जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन टैक्स का। वो जो जब भी ऑनलाइन पेमेंट करके हम कुछ भी रिसीव करते हैं तो 2% वो चला जाता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो नॉर्मल एंट्री होगी जो होगी। उसके अलावा कमीशन जो वो चला जाएगा, कमीशन टू बैंक। कमीशन जो जितना पैसा आपके लिए एक तरीके का क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और कहाँ से जाएगा, आपके उस बैंक अकाउंट से चला जाएगा। क्लियर है? ये जो पॉइंट है, ये तो भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आता सबको है, लेकिन एग्जाम के अंदर आते से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं। ए डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द वेंडर टू इन्फॉर्म द बायर ऑफ करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन or a document created by buyer when returning goods received on credit. The debit note can provide information regarding the upcoming invoice or serve as a reminder for fund currently due. सर क्या लिखा पता नहीं। क्रेडिट नोट और क्रेडिट मेमो इज a commercial document issued by the seller to buyer. Credit note act as a source document for the sales return journal. In other words, the credit note is a evidence of reduction in sales. सर कुछ समझ आया क्या? ठीक ठाक समझ आया, इतना कोई खास बात नहीं, मज़ा नहीं आया सर। अपना अपने वाली देसी भाषा में बताओ सर, तब मज़ा आएगा। देखो डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट, अगर मान लो ये डेबिट नोट है और ये क्रेडिट नोट है, ठीक है सर, ये डेबिट नोट है और ये क्रेडिट नोट है, और इन दोनों को जो है वो प्यार हो गया है। और किससे हो गया? इनका जो प्यार है वो गुड्स से, इन दोनों को गुड्स से प्यार हो गया। दोनों उसके लिए गाने गा रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ चल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो उस केस के अंदर डेबिट नोट जो वो हमेशा कौन से गाने गाएगा? दुख भरे। ए जो सीली सीली औंधी है हवा, ऐसा मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, वैसे गाना, उस तरीके के दुख भरे गाने गाएगा। और ये पूरा फुल रोमांटिक है प्यार के अंदर। कैसे? रोमांटिक गाने गाएगा सर, कैसे मतलब? आजा तुझको पुकारे तेरा मीत, वैसा। सर ऐसा का है, मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेबिट नोट तभी इश्यू होगा, डेबिट नोट जब इश्यू होगा तो गुड्स जाएंगे, और क्रेडिट नोट जब इश्यू होगा तो गुड्स आएगा। तो यहाँ जो गाना गाया जाएगा वो क्या गाया जाएगा? मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। ये कौन सा गाना गाएगा? आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, वैसा। सर मतलब समझे नहीं। देखो डेबिट नोट तभी इश्यू होगा जब आपसे गुड्स जाएगा। गुड्स कब जाएगा? गुड्स कब जाएगा सर? या तो हम सेल करेंगे तब जाएगा, या हम परचेज रिटर्न करेंगे तब जाएगा। या तो हम सेल करेंगे तब जाएगा, या हम परचेज रिटर्न करेंगे तब जाएगा। ठीक है सर। गुड्स आएगा कब? या तो हम परचेज करेंगे तब, या फिर हमारे पास सेल्स रिटर्न होगा तब गुड्स हमारे पास आएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं? भाई गुड्स हमसे जाएगा कब?
कब जाएगा? जाएगा कब? जब या तो हम सेल कर रहे हैं या परचेज रिटर्न कर रहे हैं। या तो हम सेल कर रहे हैं या हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है सर। अब जो है और यहाँ पर आएगा कब? जब या तो परचेज कर रहे हैं या हमने जिसको सेल किया वो उसने वापस ठुकरा दिया, तो ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा वैसा गाना गाता हुआ वापस आ रहा है, लेकिन वापस आ रहा है, समझिएगा। अब सेल करेंगे तब एक नोट इश्यू करेंगे, उसे आप क्या कहेंगे? डेबिट नोट। या फिर परचेज रिटर्न जब करेंगे तब आप एक नोट इश्यू करेंगे, तब आप जो नोट इश्यू करेंगे उसे कहेंगे डेबिट नोट। अब देखिए, जब आपने सेल किया तब आप नोट इश्यू करेंगे तो उस नोट के अंदर क्या बताएंगे कि भाई मेरा पैसा दे। ठीक है। और परचेज रिटर्न जब करेंगे तब हम क्या कहेंगे? भाई मेरा बकाया अमाउंट कम कर। समझिएगा, जैसे मैंने सेल किया और मैं कागज दूंगा साथ में, तो उस कागज में मैं क्या लिखूंगा? यही लिखूंगा, भाई पैसा दे दे। समझ पा रहे हैं बात? अगर मैंने परचेज किया और परचेज रिटर्न के वक्त अगर कोई कागज लिख रहा हूँ साथ में, तो उसमें क्या कहूंगा? भाई साहब 10,000 रुपये का आप सामान आपने दिया था, 10,000 मांग रहे थे, 2,000 का मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ, अब 2,000 कम करो, अब मैं 8,000 ही दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या कहेगा? भाई मेरा बैग का अमाउंट कम करेगा। जब हम परचेज करते हैं देखिएगा। अब पहले इसको डेबिट नोट को पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक बार समझ आ जाएगा। ए डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द वेंडर टू इन्फॉर्म द बायर ऑफ करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन, कि भाई तुम्हारा इतना पैसा बाकी है। और ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय बायर व्हेन ही रिटर्निंग गुड्स रिसीव्ड ऑन क्रेडिट, जब उसने रिसीव किया हो क्रेडिट पे। समझिएगा, अगर आपने कैश में परचेज किया तो वापस ये इशू करने की जरूरत नहीं है। द डेबिट नोट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग इनवॉइस और सर्व एज ए रिमाइंडर फॉर फंड करंटली ड्यू। ये बता सकता है कि इससे कितना पैसा बकाया है, तो उसके लिए ये काम का है। क्रेडिट नोट इसका जस्ट ऑपोजिट है। क्रेडिट नोट और क्रेडिट मेमो इज a commercial document issued by the seller to buyer. Credit note act as a source document for the sales return journal. In other words, credit note is evidence of reduction in sale. क्लियर? या तो रिडक्शन इन सेल है, या परचेज करते वक्त जब गुड्स रिसीव हो जाता है, जब हम मान लेते हैं कि हाँ भाई हमारे पास आ गया, हम पैसा देंगे, तो उस केस के अंदर क्या है? ये नोट जो है वो इश्यू होता है। तो परचेज के वक्त जब क्रेडिट नोट करेंगे तो क्या कहेंगे? भाई गुड्स आ गया है, पैसा दे देंगे। क्लियर है? और सेल्स रिटर्न के वक्त भी क्या कहेंगे? यही कहेंगे, भाई गुड्स आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है सर। अब भाई साहब देखिए, ये एडजस्टमेंट एंट्री, वैसे तो एडजस्टमेंट एंट्री सही देखे ना तो लेजर में पोस्टिंग से जस्ट पहले की जाती है। और कब की जाती है? ये की जाती है भाई साहब ईयर एंड पे। कब की जाती है? ईयर एंड। कब की जाती है? लेजर का बैलेंसिंग करने से पहले। देखो, पोस्टिंग तो कंटिन्यू साथ साथ भी चल सकती है और नॉर्मली साथ साथ ही चलती है, तो ये ईयर एंड पे होती है और लेजर का बैलेंसिंग करने से पहले। समझिएगा क्या होता है, पहले मैं इन चार को उठाता हूँ। क्लियर है? फिर ये तो जो है तीनों आसान से ही समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले हम देखिए, ये अगर आपने चारों एंट्रियां समझ ली ना, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनर्ड और अक्रूड, तो उसके साथ साथ आपका एनपीओ चैप्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि एनपीओ में बेचारों के पास कुछ होता नहीं, अकाउंट वैसे वैसे बनेंगे, सिर्फ पी&एल की जगह इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा नाम, और बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ जाएगा। अब बाकी सारा प्रोसेस सेम है, तो फिर वो कैसे अटकाएंगे? तो फिर वो वहाँ पर उस एनपीओ के चैप्टर में क्या डालते हैं? अक्रूड, अनर्ड, प्रीपेड और आउटस्टैंड। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ नहीं डाल सकते, इसको यहाँ भी डाल सकते हैं, पर फिर उस चैप्टर में बेचारे में क्या बचेगा? तो ये सारे एडजस्टमेंट वहाँ दिए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं एक्सपेंस की। पहले हम बात करते हैं एक्सपेंस की। ठीक है। अब साल भर में जैसे जितना जितना एक्सपेंस का पेमेंट हुआ ना, अब आप ये तो नहीं सोचेंगे कि अगले महीने का कितना, इतना कितना वगैरह वगैरह, नहीं, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इन्होंने क्या कहा, आप पूरे साल पर सही से अकाउंटिंग करते जाइए। हमने कहा ठीक है। जैसे आपने कहा कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
50,000। क्लियर है। 31 मार्च को आपने क्या किया, पता किया कि खर्चे का भुगतान बाकी, मतलब ड्यू जो है वो कितना है कि आपको इतना पैसा अभी भी देना बाकी है, कि सर 10,000 रुपये का पेमेंट अभी भी करना बाकी है, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट अभी भी करना बाकी है। और आपने पता किया खर्च करने से पहले का पहले भुगतान कितना, 7,000। ये 7,000 रुपये ऐसा है जिसका अभी तक खर्चा नहीं किया लेकिन आपने पेमेंट कर दिया, जैसे सैलरी का पेमेंट अपफ्रंट कर दिया, या फिर कोई भी, जैसे आपने कहा कि यहाँ खड्डा खुदवाना है और कारीगर आए और उनको कहा कि आपको ये लो पैसा दे देते हैं, 31 मार्च आ गई, अभी वो कारीगर आके उनको खड्डा खोदना है, वो मतलब उस तरीके का काम बाकी है। तो ये दो सिचुएशन हो गई। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक है खर्चे का भुगतान बाकी, मतलब खर्चा कर गया लेकिन भुगतान बाकी है, तो इसको यहाँ लिखिए आउटस्टैंडिंग, और यहाँ प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, खर्चा कर दिया, पेमेंट करना बाकी है। यहाँ प्रीपेड में क्या है, पेमेंट कर दिया, खर्चा करना बाकी है। समझिएगा, अगर आपने इनका एडजस्टमेंट नहीं किया ना तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो देखिए कि एडजस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। अगर आपने इनका एडजस्टमेंट नहीं किया ना तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका पी&एल के अंदर क्या करोगे भाई, एक्सपेंस तो अल्टीमेटली नॉमिनल अकाउंट है, पी&एल में जाएगा तो आप क्या करोगे, पी&एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, कितना 50,000, और आप क्या लिखोगे, पी&एल के अंदर लिखोगे इस साल का खर्चा 50,000, जबकि एक्चुअल में क्या 50,000 तो आपने पे किए, खर्चा कितना है वो तो अभी कैलकुलेट करना है। समझिएगा, 50,000 जो है वो तो क्या है, एक्चुअल पेमेंट है कि हमने इस साल 50,000 का खर्चा किया, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है वो तो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। सर वो कैसे पता करें, तो देखो ये कह रहा है कि 10,000 का भुगतान अभी बाकी है, तो 50,000 तो ये, और 10,000 का भुगतान बाकी है तो ये 60,000 हुआ, टोटल 60,000 का खर्चा हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि 7,000 का भुगतान जो है वो क्या हुआ, आगे वाले साल का है लेकिन इस साल भुगतान किया, तो इस 60,000 में से, मतलब इस 50,000 का जो भुगतान है इसमें से 7,000 तो हमने आगे वाले साल के दिए, मतलब इस साल के कितने 43,000, 43,000 इस साल के दिए, 10,000 इस साल के देने बाकी हैं। तो इस साल का टोटल खर्चा कितना है 53,000। तो हमें भी ऐसा कुछ सिस्टम करना होगा जिससे पी&एल के अंदर 53,000 ही जाए, भाई एक्चुअल खर्चा जितना है उतना ही जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनके लिए एंट्री होगी। कैसा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, खर्चा कर दिया है। अब देखिए 50,000 है और खर्चा कर दिया 10,000, तो अल्टीमेटली 50,000 में ये 10,000 जोड़ने, भाई खर्चा जो है 50,000 है, 10,000 का खर्चा कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो 50,000 का खर्चा तो हो गया, तो खर्चे में तो ये 10,000 ऐड करने, खर्चे में ऐड करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है, उसे और क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो एक्सपेंस अकाउंट को किया आपने 10,000 से डेबिट, लेकिन टू कैश एक्चुअल में इस 10,000 के लिए पेमेंट हुआ है क्या, नहीं पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके का लाइबिलिटी, ये आपका क्या हो गया, लाइबिलिटी। समझ पा रहे हैं बात, समझ आ रही बात कि भाई 10,000 रुपये का भुगतान करना बाकी है, काम ले चुके हैं लेकिन भुगतान करना बाकी है, तो ये आपके क्या हो गया, एक दायित्व हो गया, एक आपकी लाइबिलिटी हो गई। क्लियर है सर। अब बात करते हैं प्रीपेड की, अब बात करते हैं प्रीपेड की। सर प्रीपेड क्या होता है, ध्यान समझिएगा, 50,000 का भुगतान किया जिसमें से 7,000 आगे वाले साल के हैं, तो आपने 50,000 से डेबिट किया, जबकि डेबिट कितना करना चाहिए था, 50,000 माइनस 7,000 से 43,000 से। तो एक तो ऑप्शन है कि आप रबड़ लेके जाओ और उस 50,000 को मिटा दो और वहाँ 43,000 लिख दो, लेकिन वैसा तो कर नहीं सकते। अब एक्सपेंस को क्या करना है, 7,000 से कम करना है, तो क्या हम उसको वापस पैसा दे देंगे क्या, इस तरीके से करेंगे क्या, पैसा उससे वापस ले लेंगे क्या, नहीं, हम एंट्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक्सपेंस तू 50,000 से डेबिट हो गया, जबकि तू डेबिट जो है सिर्फ 43,000 से होना चाहिए था, 7,000 से तू ज़्यादा डेबिट हो गया,
उसने कहा 7,000 से ज़्यादा डेबिट हो गया तो अब क्या करोगे? उन्होंने कहा कि वापस क्रेडिट कर देंगे तुझे, ये ले तुझे क्रेडिट कर दिया 7,000। तो उसने कहा डेबिट किसे करोगे, वापस कैश थोड़ी आ रहा है भाई, कैश तो अब वापस थोड़ी आ रहा है, सॉरी हाँ कैश वापस थोड़ी आ रहा है। तो उन्होंने कहा कैश नहीं आ रहा है तो क्या है, हम लिखेंगे इसकी जगह प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। और ये क्या है, अरे ये क्या है, एक असेट है। ये क्या है, एक असेट है। सर एसेट क्यों? भाई आपका दायित्व तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन आपने पैसा दिया, तो अगर आप पैसा नहीं देते तो ये आपके पास एसेट होता, कैश होता। तो ये कैश की जगह आया हुआ जो है वो असेट है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है, समझ पा रहे बात? अब नेक्स्ट ईयर आएगा, अब आया नेक्स्ट ईयर, पहला दिन, सुबह सुबह आए, गणेश जी की आरती की, और उसके बाद में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे क्या करोगे? अब देखिए नेक्स्ट ईयर मान लो आपने एक्सपेंस जो है वो कितने का खर्चा किया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000, ठीक है। अब समझिएगा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे वापस क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सर रिवर्स क्यों करना पड़ेगा? देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सर, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सर खर्चा इस साल कर दिया है लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किया, तो इसका भुगतान कब होगा, इसका पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट ईयर में। तो इस नेक्स्ट ईयर के 60,000 में पीछे वाले साल का कुछ पेमेंट है क्या? हाँ जी सर, 10,000 का पेमेंट पीछे वाले साल का। तो अगर इसको आपने एडजस्ट नहीं किया तो फिर आगे वाले साल में दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा देखो ये पीछे वाले साल का है, भुगतान इस साल होगा। अब दूसरे नए वाले साल में आ चुके हैं कि भुगतान तो इस साल होगा लेकिन खर्चा है पीछे वाले साल का। तो हमने कहा कि क्या करें, तो इन्होंने कहा पहले ये काम करो, एक्सपेंस को कम कर दो। हमने कहा कैसे करें, तो उन्होंने कहा पीछे वाले साल आपने जो लास्ट में एंट्री की थी ना वो एंट्री उल्टी कर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब सर इससे क्या हुआ, आपने पहले दिन ही ये एंट्री करके आप क्या लिख रहे हो कि भाई साहब इस साल जितना भी खर्चा होगा ना उसमें से 10,000 का जो खर्चा है वो कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 10,000 पीछे वाले साल का है। तो इस साल जब तक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 से होगा ना तब तक तो पीछे वाले साल का ही होगा, फिर उसके बाद जो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा वो इस साल का होगा। क्लियर? तो हमने कहा इस प्रीपेड का, उन्होंने कहा जैसा इसका किया वैसे वैसे इसका भी रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ कि ये इस साल का खर्चा है, 7,000 का खर्चा इस साल का है, लेकिन इसका भुगतान हमने क्या कर दिया था, पेमेंट हमने कब कर दिया था, पीछे वाले साल के अंदर। तो इस 7,000 के लिए इस साल पेमेंट नहीं जाएगा, कैश नहीं जाएगा, लेकिन खर्चा इस साल का है, इसका पेमेंट हम पहले कर चुके हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपके लिए, इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। वैसा वैसा लिख दें हम, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ये एंट्री हो गई। ये कब है, ईयर एंड पर, फिर ये नेक्स्ट ईयर का पहले दिन आपकी ये एंट्री, ये फर्स्ट डे एंट्री। क्लियर है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। सर एक बार आप इसको पूरा मतलब सिस्टमेटिक लिख दे तो बस भाई, अभी लिख देते हैं। एक्सपेंस के मामले में प्रीपेड नहीं, वैसे लिखते हैं, सेम सीक्वेंस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस incurred but not paid, prepaid expense, expense paid but not incurred। ठीक है सर। एट द ईयर एंड पे इसकी एंट्री क्या होगी, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, एक तरीके की आपकी
लाइबिलिटी है और ये आपकी क्या है, एक एसेट है, क्योंकि प्रीपेड है मतलब इस साल पेमेंट कर दिया तो आगे वाले साल कम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते तो आपके पास एसेट होता। तो एट द ईयर एंड क्या करोगे आप, एक्सपेंस को बढ़ाना है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और यहाँ पर क्या कर दोगे, कम करना है एक्सपेंस को तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑन डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है? जस्ट इसका रिवर्स जो वो क्या हो जाएगा, इनकम का हो जाएगा। जस्ट रिवर्स जो वो किसका हो जाएगा, इनकम का हो जाएगा। तो ये इनकम, इनकम में क्या होता है, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। सर अक्रूड इनकम मतलब कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, ये मिल गया है लेकिन कमाया नहीं है। मतलब सर देखिए, अक्रूड इनकम का मतलब क्या, जैसे मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मैंने वहाँ काम, जैसे मैंने आपको क्लास जो वो आपकी ले ली, ठीक है, लेकिन फीस अभी तक आपने दी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अक्रूड इनकम, मतलब मैंने पैसा कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। और अनअर्न्ड इनकम मतलब आप आए पहले दिन, आपका आते से हमने लगाया तिलक और अपन ने कहा पैसा, और पैसा ले लिया, तो और वो 31 था, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये अनअर्न्ड इनकम होगी कि कमाया तो नहीं अभी तक लेकिन पैसा रिसीव कर लिया। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब देखिए अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो आपके लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? सर कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, मतलब ये तो एसेट ही होगा, सीधी सी बात है, तो ये क्या होगा आपका, एसेट होगा। और ये आपके लिए क्या होगा, मिल गया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं, मतलब जैसे आपने मुझे पैसा दे दिया है लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी होगी, मुझे अगले साल पढ़ाना होगा आपको, समझ पा रहे हैं बात? और मैंने पढ़ा दिया लेकिन अभी पैसा नहीं मिला, तो मेरे लिए एसेट हो गया, अगले साल मुझे पैसा मिलेगा, अगर आप पेमेंट कर देते तो कैश होता, उसकी जगह अब दूसरा नाम लिखूंगा मैं उसको। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये लो, अब देखिए कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो इनकम, तो इनकम जैसे मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम 50,000 से। अब मान लीजिए 10,000 जो वो आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो आपके इस साल की एक्चुअल इनकम कितनी होगी सर, 60,000 होगी। 50,000 तो वो जो रिसीव होगी और 10,000 जो अभी रिसीव होनी बाकी है। तो उस केस के अंदर हमें इनकम को क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट है तो देखो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा और डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना होगा। क्रेडिट को कम करने के लिए, क्रेडिट वाला आइटम कम करने के लिए डेबिट करेंगे और डेबिट वाला आइटम कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, उल्टा करेंगे कम करने के लिए। तो टू तो करेंगे इनकम और यहाँ क्या करेंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट, और डेबिट किया है उसी वजह से वो क्या होगा आपका, एसेट बनेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 50,000 रिसीव और उसमें से 7,000 ऐसे है जो अनअर्ड है, मतलब अभी अभी कमाई नहीं है लेकिन रिसीव हो गया, तो इनकम जो है वो आपके पीएनएल में कितना जाना चाहिए, इस 50,000 में 7,000 कम जाना चाहिए। तो कम जाने के लिए आप क्या करोगे, इनकम को कम करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्ड इनकम। बोलो सही है कि नहीं है, बोलो सही, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया, समझ में आ गया। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तब फिर आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगी।
अब इसके अलावा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन और प्रोविजन। सर एकदम लुक चेंज कर दिया। अभी एक्चुअल में क्या, गाँव में काफी टाइम में आता है नहीं, अभी घर पे आया था तो अपन ने कहा कि एकदम कट कर दो पूरा। वो तो भांजा साथ में था, उसने कहा कि सर थोड़ा मामा रुको, थोड़ा मामा रुको, ऐसा नहीं एकदम छिले हुए अंडे लगोगे तो थोड़ा रहने दो। हाँ, तो अभी बात कर रहे हैं हम, तीन चीजें बची है, कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है वो भी हम बात करेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए, अगर आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो आपका कैपिटल जो बढ़ेगा या कम होगा? सर कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल तो बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है? सर वो लाइबिलिटी और कैपिटल के जैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो उसे क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा तो क्या करना होगा? क्रेडिट वाले को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो ये टू कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी सर समझ आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा है, खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। साल का लास्ट होगा तब हम कैपिटल जितना इंटरेस्ट बनेगा उतना लिख देंगे। फिर जो खर्चे वाला आइटम है वो पी एंड एल में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है सर। डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन जो है वो पहले एंट्री इसकी अलग होती थी, एस 10 नए वाले ने थोड़ी सी अलग की। पहले क्या था, थोड़ी इच्छा अनुसार होती थी कि भाई देखो, डेप्रिसिएशन खर्चा है, ये लो डेप्रिसिएशन। टू क्या करते थे, असेट को कम करना होता था तो टू असेट कर देते थे। फिर क्या करते, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, अरे ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पहले ये एंट्री करते थे। लेकिन नया एस 10 ने क्या कहा कि भाई साहब एक काम कीजिए, इसका ये जो डेप्रिसिएशन है ना वो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डालिए। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा ताकि असेट जो होगी ना उस अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, और उससे फायदा ये होगा कि असेट का अकाउंट आपका उस वैल्यू पे शो होता रहेगा जिस वैल्यू पे परचेज किया, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि असेट इतने में खरीदा, इतने का अभी तक इसमें डेप्रिसिएशन लगा। हमने कहा तो कैसे करें? तो उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन अकाउंट खर्चा है, उसे तो वैसा वैसा लिखो। हमने कहा लिखा। उन्होंने कहा टू असेट मत करो। हमने कहा तो क्या करें? उन्होंने कहा टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करो। हमने कहा ठीक है। फिर पी एंड एल में, तो उन्होंने पी एंड एल में जो खर्चा है वो जाएगा। हमने कहा डेप्रिसिएशन है, तो उन्होंने कहा टू डेप्रिसिएशन। हमने कहा तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा देखो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तुम चिंता ना करो, ये जो है बैलेंस शीट में जाएगा, असेट के नीचे माइनस में शो होगा और उस तरीके से लिखा जाएगा। हमने कहा उससे होगा क्या? उन्होंने कहा ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले को असेट की ओरिजिनल वैल्यू और उस पर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब कितना पुराना हो गया वो वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर? हमने कहा ये प्रोविजन वगैरह इसका क्या एंट्री होगा? तो देखिए प्रोविजन किसके लिए होता है? नॉर्मली बैड डेट्स के लिए होता है, हम उसका देख रहे हैं। बाकी अगर कहीं प्रोविजन बनाएंगे जैसे वारंटी गारंटी तो वो भी सेम बनेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, देखिएगा। हम्म, 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 ध्यान से देखिएगा भाई। मान लीजिए आपके डेटर्स जो है वो शो हो रहे हैं 50,000 के बैलेंस है। आपको पता है कि इस 50,000 में से 5% जो है 2,500 वो धोखा देंगे, वो धोखा देंगे सरफराज के जैसा। तो उस केस के अंदर क्या करें? उस केस के अंदर क्या करें? तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इस 5,000, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, वो क्या कहता है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है ना, तो उसे अभी लिख दीजिए। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उसे इग्नोर कीजिए। क्लियर? एक्सपेक्टेड गेन है तो इग्नोर कीजिए। तो ये कहता है कि अगर आपका ऐसा एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसे लिखिए। तो हमने कहा ठीक है। तो डेटर जो है वो 50,000 का, तो उसे क्या करना है, उसमें से 2,500 वो कह रहे हैं कि धोखा देंगे, तो 2,500 को क्या करना है, कम करना है। क्या करेंगे? टू डेटर्स
और यहाँ पर क्रिएट क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? डेटर अकाउंट कितने से कर दिया, 2500 से। और फिर आपने क्या किया, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितने से, 2500 से। ऐसा क्यों किया सर? आपने डेप्रिसिएशन के लिए भी वही किया था। देखिए हर जगह हर रूल एक जैसा नहीं लगता है, हर जगह एक जैसा रूल नहीं लगता सर। काहे? देखिए डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो आपको इसी साल राइट ऑफ भी करना है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट इसी साल आपको राइट ऑफ भी करना है, क्लियर। लेकिन प्रोविजन जो है वो आपने क्यों क्रिएट किया है, प्रोविजन जो आपने क्यों क्रिएट किया है, ताकि ये आपका शो होता रहेगा। अगर आपने ये एंट्री कर दी ना, ये एंट्री कर दी ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका डेटर का बैलेंस ही कितना शो होगा, 47,500। मतलब आप लोगों से मांगने ही 47,500 जाओगे। समझ पा रहे बात? क्या ऐसा करोगे क्या? नहीं। जबकि आपको ऐसा होना चाहिए कि ये 50,000 का है और हम उसमें से मान रहे हैं कि 2500 का नुकसान होगा और 47,500 मिलेंगे, ताकि आप 50,000 रुपये मांगने जाओ। अगर आपने इसको सीधा 47,500 पे ले आए ना, तब तो तकलीफ हो जाएगी। समझ पा रहे बात? तो इस वजह से ये एंट्री तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंट्री कर दी तो आपका डेटर जो आपने 2500 से कम कर दिया और डेटर जो वो सीधा 47,500 से पे आ जाएगा। आप मांगने ही 47,500 जाओगे तो आपको 47,500 से भी कम मिलेंगे, जबकि आप मांगने कितना जाना है, 50,000। तो उन्होंने कहा, अकाउंटिंग ने, डेटर के हाथ में मत लगाना, डेटर के हाथ में मत लगाना। हमने कहा सॉरी, अब बोलो। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इसको बनाओ पी एंड एल अकाउंट से टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2500। हमने कहा इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि इससे देखो आपको फायदे क्या क्या होंगे, अगर ऐसा करोगे ना सीधा पी एंड एल से, तो इससे आपको फायदा क्या क्या होगा। हमने कहा बताओ, बताओ हमको क्या क्या फायदा होगा। इन्होंने कहा कि इससे फायदा नंबर 1, हमने कहा बताओ, डेटर ओरिजिनल अमाउंट पर शो होगा। हमने कहा हाँ 50,000 पे शो होगा, सही बात कह रहे हो। हमने कहा और बताओ। उन्होंने कहा फायदा नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का अकाउंट ओपन रहेगा। हमने कहा मतलब इससे क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा अब जब एक्चुअल में जितना बैड डेब्ट्स होगा ना, वो यहाँ पर लिखिएगा और फिर आगे वाले साल फिर इसी को बनाइएगा, इसी के हिसाब से प्रोविजन बनाइएगा। तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, इसका भी एक अकाउंट होगा। इससे प्रोविजन और बैड डेब्ट्स का एक अकाउंट बुक्स में रहेगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा। हमने कहा क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो पहले कहा था कि जो पीएनएल में जाते हैं उनके तो अकाउंट वहीं राइट ऑफ हो जाते हैं। देखिएगा ये पीएनएल में भी जा रहा है और अकाउंट कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, इस वजह से इसकी अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है। सर ऐसा कर, क्योंकि ये पीएनएल से ही जन्म लिया इसने, इसने जन्म ही पीएनएल से लिया है। ये प्रोविजन जो है इसके बारे में लिख देते हैं, प्रोविजन अकाउंट के बारे में। इनका जन्म पीएनएल से ही होता है, अकाउंट इनके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे जाते हैं। सर कैरी फॉरवर्ड क्यों होते हैं, क्यों होते हैं कैरी फॉरवर्ड, बता सकते हैं क्या? देखिए आपने एंट्री क्या की है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये एंट्री करके आपने छोड़ दिया है। अब ये जो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है ना, ये क्रेडिट तो हुआ है, डेबिट कुछ हुआ है क्या? नहीं।
डेबिट कभी प्रोविजन फॉर हुआ है क्या? नहीं, डेबिट कभी भी नहीं हुआ। आपके जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस वगैरह, ये सारे सारे क्यों खत्म हो जाते हैं और नए साल में क्यों वापस से एक्सपेंस अकाउंट शुरू होते हैं? क्योंकि आपने पूरे साल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो। जितना डेबिट करते हो ना, लास्ट में उतना पूरा अमाउंट क्रेडिट कर देते हो। क्या बात कर रहे हैं सर? अब लास्ट में क्या एंट्री करते हो? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और वहां पर आपने क्या किया? जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया, खत्म। यहाँ पर प्रोविजन के लिए साल भर तो आपने कुछ एंट्री की नहीं, सीधी लास्ट में एक एंट्री की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो क्रेडिट तो हुआ है लेकिन डेबिट हुआ ही नहीं, इस वजह से ये अकाउंट क्लोज होगा क्या? नहीं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ पा रहे हैं बात? सर तो अब इसकी पूरी एंट्री बता दूं, देखो। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब इसका जन्म होगा तो जन्म पे ये एंट्री क्या करेगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है। एक्चुअल जब बैड डेट्स होगा तब क्या करेंगे? बैड डेट्स होगा तो क्या करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब डेटर को कम करें क्या? हाँ सर, अब तो एक्चुअल में बैड डेट्स हो गया, तब तो डेटर से कम करेंगे, तो क्या कर देंगे? टू डेटर अकाउंट। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, अब ये जो बैड डेट्स है नॉर्मली तो लॉस है, पीएनएल में जाना चाहिए। नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये एंट्री करनी चाहिए। लेकिन अब पीएनएल अकाउंट को आप डेबिट नहीं करेंगे। सर काहे पीएनएल को डेबिट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके लिए आपने एक अलग से अकाउंट बना रखा है, जो क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमने कहा उससे क्या होगा? उन्होंने कहा जब वो अकाउंट इसी के लिए बनाया तो उसमें ले जाइए, और आपकी जितनी ज़रूरत हो उतना फिर यहाँ पर लिखिए, बाकी का जब भी ज़रूरत होगी वो उसी से। देखिए आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बाकी मैं पूरा समझाने के लिए आपको लेजर बना के समझा देता हूँ। सर कैसे? देखिए, ये हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये हो गया शुरुआत में बाय बैलेंस बीटी जितना होगा, और बाकी का क्या कर देंगे? इस साल जैसे बैड डेट्स हुआ तो आपने क्या किया? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स की भाई। अब मैं पूरा समझा देता हूँ ये किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पढ़ी जाती है। टू बैड डेट्स, टू बैलेंस शीट कितना रखना है वो लिखेंगे, और बाकी का क्या से लेंगे? बाय पी एंड। सर मतलब बताइए, जैसे आपने कहा था कि 10,000 का प्रोविजन बनाया था, कि 10,000 का आपका 2500 का बनाया था ना, 2500 का ही लिखते हैं। जैसे आपने 2500 का कहा था कि 2500 का बैड डेट्स होगा, उस 2500 में से अब एक्चुअल में 1500 हो गए, तो वापस डेटर को कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो अलग से प्रोविजन बना रखा है। तो अब 1500 उसमें से कम कर दो कि हाँ ये 2500 में से 1500 तो गए, 1500 का तो एक्चुअल बैड डेट्स हो गया। अब आप पता करो इस साल लास्ट में कितना रखना है। हमने कहा इस साल लास्ट में बैलेंस है 70,000, और हमें लगता है कि इसका 5% जो नुकसान होगा 7×5 मतलब 3500 का बैलेंस रखना है। तो उन्होंने कहा देखो 3500 इसका और पीछे वाले साल का 1500 राइट ऑफ हुआ, टोटल 5000 चाहिए, जिसमें 2500 तो आपके पास पड़े, बाकी 3500 और 5000 वो ना, हाँ 5000, तो बाकी के 2500 का इस साल पी एंड एल से लिखिए प्रोविजन को। क्लियर है? हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं बात। एक बार इसको वापस देखिएगा। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया, चेंज वो जो है वो किस वजह से है कि ये जो है ये नहीं किया जाएगा। इसको क्रॉस कर देते ताकि आपको नोट्स पढ़ते वक्त आप कंफ्यूज ना हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि डेटर को इतने से कम नहीं कर सकते, तो पीएनएल से क्रिएट किया जाएगा, फिर पीएनएल से क्रिएट करके ये इस तरीके से सिस्टम होगा। ये फायदे बता दिए इसके, और ये किस तरीके से होता है वो एक्चुअल जो सारी एंट्री वो बता दी। अभी देख लीजिएगा, प्रोविजन जो है वो क्या है? इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखिए ये जो प्रोविजन जो होते हैं ना वो किसी खर्चे के लिए होते हैं, तो ये क्या है? आपका एक तरीके का खर्चा है,
या ऐसे क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलें तो एक्सपेंस है, नुकसान है। ठीक है, और ये क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट का रोकना, ये कोई खर्चा नहीं है। मतलब सर क्या हुआ, देखिए अगर रिजर्व बोलते हो ना, तो रिजर्व का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट जैसे आपने इस साल 50,000 कमाए, उसमें से 10,000 आपने बांट दिए और 40,000 रोक के रखे, तो वो रिजर्व है। समझ आ रही बात, तो ये ऐसा नहीं कि कोई खर्चा हुआ, कोई नुकसान हुआ, वो बिजनेस में रोक के रख रहे हो, तो वो रिजर्व है। प्रोविजन क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपने पेमेंट करना पड़ेगा या नुकसान होने वाला, तो उसके लिए जो बनाया जाता है वो क्या, प्रोविजन है। तो प्रोविजन एक चार्ज है, और रिजर्व जो है वो एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्लास का टाइम जो वो थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा है, इस वजह से अब हमारी क्लास जो वो यहाँ पर करते हैं समाप्त। कल के सेशन के अंदर हम ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन के साथ, हो सकता है कि कल जो है वो पूरा कर दें, और नहीं होगा तो परसों, मतलब जो 2 सेशन, सॉरी कल मतलब 2 सेशन, एक इससे जस्ट आगे वाला और उससे आगे वाला जो सेशन है, इन सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और पसंद आए तो अपने साथियों के साथ जरूर जरूर शेयर करें। और कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा तो उसके इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर लिखें कि अच्छा लगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।